नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजशीर के लड़ाकों का पूरे अफगानिस्तान में विद्रोह का ऐलान, तालिबान की मदद कर रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने का किया दावा। जी हां दोस्तों, पंजशीर पर तालिबानी लड़ाकों ने सोमवार को जीत का दावा किया है। इसी बीच पंजशीर के लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस की सेना ने अहमद मसूद के नेतृत्व में पूरे अफगानिस्तान में विद्रोह की घोषणा कर दी है। AFP न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया है। इससे पहले दोस्तों सुबह ही तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबानी झंडा फहराते हुए एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान को पंजशीर के शेरों द्वारा ढेर करने जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद के कजाकिस्तान भागने की भी खबरें हैं। हालांकि तालिबान समर्थकों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। वहीं पंजशीर के शेर कहे जाने वाले मसूद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है और हम पर बम बरसा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड। बड़ी खबर, अब आधार कार्ड पर पति या पिता का नाम नहीं होगा, UIDAI ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड के लिए जरूरी खबर है। अगर आप आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव करने जा रहे हैं तो आपके पति या पिता के साथ आधार कार्ड में रिश्ते की पहचान सामने नहीं आएगी। यानी अब आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अनिवार्य नहीं रह गया है। अब यह सिर्फ आपकी विशिष्ट पहचान का माध्यम रह गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर 2.5 घंटे तक वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चला मंथन, अफगान संकट पर चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए। लगभग 2.5 घंटे चली बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। दोस्तों अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजर है। तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार हालात खराब हुए हैं। फिलहाल पंजशीर पर कब्जे के लिए संघर्ष चल रहा है। भारत के लिए सबसे अहम इस घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका पर नजर रखना है। अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम को लेकर ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान इस मौके का आतंकवाद को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है। कई पाकिस्तानी काबुल के पतन का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के कई मंत्रियों द्वारा काबुल के पतन को भारतीय प्रभाव की हार बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई। तालिबान को लेकर देश के नजरियों को लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा हुई, क्योंकि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान के घटनाक्रम और बदलती स्थिति का जवाब देने और उससे संपर्क करने को लेकर सतर्क है। तालिबान की संभावित नई सरकार में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी सरकार सतर्क है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, करनाल में किसान महापंचायत, धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद, NH 44 पर गैर जरूरी यात्रा न करने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, विरोध कर रहे किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को करनाल में लघु सचिवालय का घेराव करने के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रशासन ने जिले में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर करनाल में लघु सचिवालय के घेराव के एक दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी को शांतिपूर्वक अपनी बातों को कहने का हक है। विज ने कहा कि सभी को अपनी बात कहने और प्रदर्शन का अधिकार है। कल किसान भी कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। हमने सारे इंतजाम किए हैं। लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते बदले भी हैं। ADGP को मैंने खुद वहां रहने का आदेश दिया है। किसानों के घेराव के ऐलान को देखते हुए करनाल के जिला अधिकारी लोगों से NH 44 पर गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दे रहे हैं। करनाल के DM निशांत यादव ने कहा कि कल करनाल में किसानों ने महापंचायत बुलाई है, इसलिए उस रास्ते पर गैर जरूरी यात्रा ना करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की बदली तारीख, अब 27 सितंबर को होगा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में बड़ा ऐलान किया। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया कि अब भारत बंद 27 सितंबर को होगा। दोस्तों किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता
प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक वह अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक कोई ताकत हमें वहां से हटा नहीं सकती। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार है कि एक भी बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल हाईकोर्ट ने कहा कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक 4 सप्ताह बाद लेने की अनुमति दे केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग कोविशील्ड के टीके की पहली खुराक के बाद वर्तमान में सुझाए गए 84 दिनों के अंतराल से पहले दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के 4 सप्ताह बाद कोविन पोर्टल पर दूसरी खुराक का समय लेने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में जल्द सुरक्षा चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी, त्योहार बाद में मना लेना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे राज्य में कोविड-19 के डेली केसों में हल्की वृद्धि के मद्देनजर भीड़ जमा होने से बचने के लिए तत्काल विरोध प्रदर्शन, जनसभा और अन्य कार्यक्रमों को रोके। ठाकरे ने एक बयान में कहा कि हम बाद में पर्व मना सकते हैं, हम अपने नागरिकों की जिंदगी और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। दैनिक मामलों में वृद्धि के मद्देनजर हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौन पर्व मनाने और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाना चाहेगा, लेकिन लोगों की जिंदगी अहम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले त्योहारों के समय अहम और चुनौतीपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाए। कोविड-19 की तीसरी लहर आपके दरवाजे पर खड़ी है। केरल में रोजाना 30,000 मामले आ रहे हैं। यह खतरनाक संकेत है और अगर हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो महाराष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जसप्रीत बुमराह ने सबसे कम मैचों में 100 विकेट किए पूरे, कपिल देव को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया है। दोस्तों, बात की जाए जसप्रीत बुमराह की तो जसप्रीत बुमराह ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ओली पोप का विकेट लेते ही उनके टेस्ट करियर में 100 विकेट पूरे हो गए और वे भारत की ओर से बतौर तेज गेंदबाज सबसे कम मैच में ऐसा करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दोस्तों मात्र 24 टेस्ट में यह कारनामा कर दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान कपिल देव के नाम था। उन्होंने 25 टेस्ट में 100 विकेट पूरे किए थे। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर की बात की जाए तो वे 24 टेस्ट की 46 पारियों में 23 की औसत से 101 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने दूसरी पारी में जोनी बेस्टो को भी बोल्ड आउट किया। वे 6 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी कर चुके हैं, लेकिन एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा वे अब तक नहीं कर सके हैं। इसके अलावा वे 67 वनडे में 108 और 50 T20 में 59 विकेट ले चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धड़ाधड़ बिक रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी, सेफ्टी फीचर्स में मिले 5 स्टार। जी हां दोस्तों, कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एक्सयू ने धमाल मचा के रखा हुआ है। बीते 1 साल में इस एक्सयू की सेल में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है नेक्सॉन एक्सयू के एडवांस फीचर्स, लुक्स और सेफ्टी रेटिंग्स। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्लोबल एनकेप कार क्रेश रेटिंग्स में इस एसयूवी को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो अभी तक दूसरी किसी एसयूवी कार को नहीं मिली है। इस एसयूवी ने हुंडई वेन्यू और किया सोनेट जैसे मॉडलों को बिक्री में पछाड़ दिया है। यदि बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स ने बीते जुलाई महीने में इस एसयूवी के कुल 10,287 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि पिछले साल के जुलाई महीने के 4,327 यूनिट्स के मुकाबले पूरे 138% ज्यादा है। ऐसा पहली बार है कि टाटा मोटर्स ने एक महीने में 10,000 से ज्यादा नेक्सॉन मॉडलों की बिक्री कर दी है। दोस्तों, टाटा ने इस एसयूवी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटो एसी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, क्रूज कंट्रोल, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, चाइल्ड सीट, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे खास फीचर्स दिए हैं। बाजार में ये एसयूवी किया सोनेट और निसान मैग्नाइट जैसी एसयूवी को टक्कर देती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, ईरान आदि देशों का नाम
नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं भारत की कि क्या है भारत के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 3,30,27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, मौसम समाचार। 3 दिन तक इन राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताई वजह है। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका है। वहीं दक्षिण भारत के 3 राज्यों में भी 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का नाम भी शामिल है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के रिवाइवल की वजह से इन राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। 6 और 7 सितंबर के लिए जारी अलर्ट किए गए हैं। इसके मुताबिक दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में निम्न दबाव वाले क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मानसून की टर्फ रेखा बीकानेर, ग्वालियर, पटना से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर से गुजर रही है। वहीं कच्छ और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना लुढ़का, चांदी चमकी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोना 71 रुपए की गिरावट के साथ 46,503 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 263 रुपए तेज रही और यह 64,168 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1826 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.78 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए बाजार, मिड कैप में तेजी है जारी। जी हां दोस्तों, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स आज 166.96 अंक यानी कि 0.29% की बढ़त के साथ 58,296.91 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 54.20 अंक यानी कि 0.31% की बढ़त के साथ 17,377 के स्तर पर बंद हुआ है। पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट और आईटी व रियल्टी स्टॉक के सपोर्ट से बाजार में तेजी बरकरार रही। विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुल्को इंडस्ट्रीज टॉप निफ्टी गेनर्स रहे। आईओसी, इंडस बैंक, ओएनजीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा टॉप बैंक लूजर्स रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.18% और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.59% बढ़त दर्ज की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, अब जीएसटी रिटर्न के लिए सीए ऑडिट की जरूरत नहीं, कर सकेंगे सेल्फ सर्टिफाइड। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको सीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के आदेश के अनुसार अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी टैक्स पेयर्स अपने वार्षिक रिटर्न को खुद प्रमाणित कर सकेंगे। यानी अब चार्टर्ड अकाउंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के तहत 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबारियों को पछाड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए वार्षिक रिटर्न GSTR 9/9A दायर करना अनिवार्य है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले टैक्स पेयर्स को फॉर्म GST 9RC के रूप में समाधान विवरण जमा कराने की जरूरत होती थी, जिसके बाद इस विवरण को ऑडिट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्यापित करता था, जिसकी अब जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्मार्टफोन कंपनियों के छूटे पसीने, इस देश ने की ऐसी डिमांड, सिक्योरिटी अपडेट पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, एक स्मार्टफोन तभी अच्छा माना जाता है जब उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों दमदार हो। यह बात तो आप भी जानते हैं। सभी स्मार्टफोन OEMs पूरी तरह से अपने स्मार्टफोन को तरह तरह के फीचर से सजाते हैं। इन स्मार्टफोन्स को खरीदने में लोगों के पैसे लगते हैं और अगर कभी फोन खराब हो जाए तो रिपेयर में भी बहुत खर्चा हो जाता है। साइबर चोरी के
बढ़ते मामलों के बीच फोन्स के सिक्योरिटी अपडेट की अहमियत भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में जर्मनी ने इन स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के सामने कुछ मांगे रखी है। दोस्तों, हैजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने स्मार्टफोन कंपनियों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि उन्हें हर स्मार्टफोन के लिए 7 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करना चाहिए। साथ ही जर्मनी की यह भी डिमांड है कि कंपनियों को इतने ही समय के लिए फोन के स्पेयर पार्ट्स किफायती दामों पर उपलब्ध कराने चाहिए। फिलहाल यूरोपियन यूनियन यानी कि EU स्मार्टफोन्स के लिए 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स पर विचार कर रहा है और इसी बीच जर्मनी के ये डिमांड सामने आई है। यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव 2023 तक प्रभावी किया जा सकता है और इसे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली कदम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BSNL और भारत नेट से सरकार कमाएगी 35,000 करोड़, टावर और ब्रॉडबैंड पर है नजर। जी हां दोस्तों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को अमल में लाने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच विपक्ष भी सरकार के प्लान पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि सरकार देश की संपत्ति को बेचने में लगी हुई है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सरकारी संपत्तियों का स्वामित्व अपने पास ही रखेगी और वह संपत्तियों को मोनेटाइज कर अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। इसी कड़ी में नीति आयोग ने टेलीकॉम सेक्टर से 35,000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत सरकार 2.86 लाख किलोमीटर लंबे भारत नेट फाइबर नेटवर्क को PPP मॉडल के जरिए मोनेटाइज करेगी, जबकि सरकारी कंपनी BSNL और MTNL के 68,000 टावर में से 21% टावर को मोनेटाइज करेगी, यानी कि बेच देगी। नीति आयोग के प्लान के अनुसार BSNL और BBNL के 16 राज्यों में भारत नेट फाइबर का 2,86,255 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को मोनेटाइज किया जाएगा, जिसे PPP मॉडल के प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, जिसके जरिए 26,300 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यह सम्मेलन पूरी तरह से वर्चुअल होगा। दोस्तों, सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में सभी देशों का फोकस अफगानिस्तान के हालात पर हो सकता है। यह तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सम्राट अशोक ने अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।